मिडिल क्लास के चेहरे पर खुशी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज चर्चा हो रही है बजट के बारे में, क्योंकि आज मोदी 3.0 का दूसरा बजट सामने आया है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बजट रहा, खास तौर से मध्यम वर्गीय के लिए। और इसी को लेकर उत्साह और जोश कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, वो उस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। जल्दी से आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी अर्थशास्त्री मौजूद रहेंगे, डॉक्टर समीर भट्टी हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, ब्रजेश भट्टी किसान नेता मौजूद रहेंगे, ब्रजेश भाटी किसान नेता मौजूद रहेंगे, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। और चर्चा होगी इन सबसे कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। अगर बजट पर चर्चा करें और बिहार के लिए खास तौर से बात करें तो बजट में ये प्रमुख ऐलान किए गए हैं, जो कि हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का बार बार वित्त मंत्री ने जिक्र किया और इस दौरान 3 नए एयरपोर्ट का निर्माण, राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार पर बजट में प्रावधान देखने को मिला है। इसी के साथ साथ बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन, मखाना उत्पादकों के लिए विशेष योजना, ये भी प्रमुख ऐलान जो है सामने आया है इस बजट के जरिए। तो इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है, ये भी एक बड़ा फैक्टर समझा जा रहा है इस बजट के लिए। तो वहीं आपको बता दें 12 लाख तक की अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, यानी कि ये सबसे बड़ी छूट समझी जा रही है। 12 से 15 लाख अगर आए हैं तो 15% टैक्स देना होगा। और इसी के साथ 15 से 20 लाख तक के बीच में अगर आपकी आय है तो 20% टैक्स देना होगा आपको। इसी के साथ 25 लाख से अधिक की आय पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी छूट इस टैक्स स्लैब में भी देखने को मिली है, खासतौर से मध्यम वर्गीय के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र जी आपके पास आती हूं, क्योंकि ये बजट जो है संतुलित बजट तो बताया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से फोकस किया गया है, चाहे हम स्टार्टअप की बात कर ले, मध्यम वर्गीय को टैक्स में जो छूट दी गई है उसकी बात करें, MSME सेक्टर की बात करें, कैसा ये बजट, आपका विश्लेषण क्या कहता है? डॉक्टर भूपेंद्र जी आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, इसे एक बार अनम्यूट कीजिए। जी जो ये बजट रहा है, पहला बजट ये है बजट के इतिहास में जो सिटीजन सेंट्रिक बजट जिसको हम कह सकते हैं। इसमें आपको खास करके मिडिल क्लास को लेकर जो पिछले 3 दिनों से हम लोग आपके नेटवर्क पे ही चर्चा कर रहे थे कि इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाई जानी चाहिए, मिडिल क्लास को बेनिफिट होना चाहिए और इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो अभी अगर हम थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में कल के अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को भी ले लें तो उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि अगर हमें 2047 तक अगर ले जाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ग्रोथ रेट को हमें 8% करना पड़ेगा और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो 35% पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये 35% इन्वेस्टमेंट आएगा कहां से, जब मिडिल क्लास कंजम्पशन से, महंगाई से परेशान है। तो उसी को ध्यान में रख करके सरकार ने देखिए बिल्कुल एकदम सही कदम उठाया है। अब मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जो 12 लाख तक की इनकम को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। और मैं बता दूं इसमें एक छोटा सा और है कि जो इनकम टैक्स जो सैलरीड क्लास है उसको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो एक्चुअली में सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 है वो। तो ये एक टैक्स जो उसके बाद 12 से 15 लाख तक 15%, तो बड़ी एक टैक्स बचेगी। और जो ये मिडिल क्लास है ये अपने इस बचे हुए टैक्स को, बची हुई इनकम को अपने उपभोग पर, अपने रहन सहन पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और खास करके घूमने टहलने पर भी खर्च कर सकता है। तो इससे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आएगी, खास करके कंजम्पशन सेक्टर में ग्रोथ आएगी और इन्वेस्टमेंट, चूंकि सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट स्वाभाविक है बढ़ना तय है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें तो सरकार ने 2 चीज पर बहुत फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि 4 शक्तिशाली ग्रोथ ऑफ इंजन, वो कौन से ग्रोथ ऑफ इंजन है जो है, एक तो एग्रीकल्चर है, दूसरा MSME है और तीसरा निवेश है और चौथा एक्सपोर्ट है। अभी आपने इसी में अगर टैक्स को लेकर के बात की जाए तो एक और सरकार ने बड़ा
रिलेवेंट कदम उठाया है, जिसमें था कि अगर आप फॉरेन से कोई इनकम ले आते हैं तो वो टैक्स में उसमें जो है टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जी। यानी टैक्स छूट ज्यादा मिलेगी। तो इससे जानते हैं कि आपको तुरंत फायदा ये होने वाला है कि जो फॉरेन करेंसी डाउन जा रही थी वो अब थोड़ा सा उसको बल मिलेगा, यानी बाहर से इनकम आएगा, हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो सुधरेगा। तीसरी बात जो है, एमएसएमई को लेकर के बहुत सारे ऐलान किए गए हैं। जी। अभी स्टार्टअप की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, एमएसएमई में लोन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो इससे खास करके मिडिल क्लास को अपना कोई भी उद्यम शुरू करने में, इंडस्ट्री क्लास को अपना उद्यम शुरू करने में लोन के लिए उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को सबसे बड़ी राहत जो दी गई है, कुछ दिन पहले सरकार ने डिक्लेयर किया था कि अब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी कोलेटरल, यानी जो पीछे वो खेत का पेपर जो है वो कोलेटरल होता था, गिरवी रखना पड़ता था, एक तरह से ऐसे समझिए उसको लेमैन लैंग्वेज में। तो कोलेटरल की जरूरत उन्होंने खत्म कर दी थी 2 लाख तक की लिमिट को पर किसान क्रेडिट कार्ड में। अभी आज के बजट में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। तो इससे किसानों को हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है, और कम से कम वो अपनी आवश्यकताओं को, जो उनकी तुरंत फौरी राहत होती है आवश्यकता, वो पूरी कर सकेंगे। तीसरी बात जो किसानों के लिए किया गया, उर्वरक को लेकर के बड़ी परेशानी होती थी, और खास करके बुआई के सीजन में सरकार ने 2 चीज किया। एक तो ये है कि बिहार को लेकर के बहुत सारे ऐलान हुए हैं। अभी कई लोग तो मैं सुन रहा था कि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो बिहार सेंट्रिक बजट है, लेकिन चूंकि चुनाव का असर तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीजों को अगर दरकिनार कर दूं तो जो यूरिया उत्पादन के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, इससे यूरिया प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूरिया को अवेलेबिलिटी जो उसकी सुगमता से लोगों किसानों को मिल पाएगा, और वो उनको लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। तो जी, अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? जल्दी से, हाँ जी, पूरा कर लीजिए। हाँ जी जी, तो ये कृषि क्षेत्र को, एमएसएमई को लेकर के। अब इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट में खास करके इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया गया है एमएसएमई सेक्टर में। तो एमएसएमई सेक्टर में जो 1-2 करोड़ की लिमिट थी उसको बढ़ाया गया है। तीसरी जो हमने एजुकेशन सेक्टर के लिए अभी आज की घोषणा में देखा, वो था कि मेडिकल कॉलेज में सीट को बढ़ाना, आईआईटी की क्षमता को बढ़ाना, खास करके भले ही वो पटना में है लेकिन आईआईटी से बेनिफिट होने वाला सारे सभी छात्रों को, एनआईटी की स्थापना। और एक जो मैंने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सरकार ने एक डिक्लेयर किया कि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। आज एआई का जमाना है, तो एआई के लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन प्लान की घोषणा की है और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। तो इससे खास करके एजुकेशन सेक्टर को काफी ज्यादा बल मिलने जा रहा है। बिल्कुल, बड़े बहुत सारे और अच्छे से आपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स गिनवाए हैं। इस पर आगे भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन हमारे बीच में ब्रिजेश भाटी, किसान नेता, भी मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, सीधा आपके पास आऊंगी क्योंकि किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको ये बजट कैसा लग रहा है? इसमें जो है किसान, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। इसमें भटनागर जी, किसानों के लिए मुझे सिंगल चीज ये बता दें, किसानों का यहाँ हमला कर दिया इन्होंने। किसानों को एक कर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान उस कर्जे को कैसे पटाएगा उसकी इसमें कहीं बात नहीं है। आप कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड की जो है इनकम हमने बढ़ा दी है, 5 लाख कर दी है। हमने यहाँ पे मांग की थी एमएसपी की, किसानों का न्यूनतम मूल्य मांग रहे थे हम। कहाँ इन्होंने किसानों की मदद कर दी उसमें? हम इनसे ये कह रहे थे कि जो किसान सम्मान निधि है उसको आप 6,000 से 12,000 रुपए कर दीजिए। आप इन पिछले बजट में भी हम बैठे थे, इसी बात को कह रहे थे, लेकिन अब भी मोदी सरकार के तीसरी सरकार का पहला बजट है। आप मुझे बता दें किसानों को कौन सा इसमें लाभ दे दिया? किसानों को हर बार की तरह छलने का काम किया है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार जो सरकार लगातार पिछले बजटों में करती आई है वो ये किया है। किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए आप करते तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किसानों की जो आय दुगनी होनी थी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी, उसके बारे में बताते आपने बजट में क्या दे दिया? हमने कहा कि जो हमारे उपकरण है उनसे सब्सिडी जो सरकार से मिलती है उन पर सब्सिडी मिले, जो उन पर आप टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं, वो हटाई जाए, आप सम्मान निधि को डबल करें। आपने किसानों को कुछ नहीं दिया। किसान की जो क्रेडिट कार्ड है उसको बढ़ा के आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए कर दिया है, तो किसान इस कर्जे को पटाएगा कैसे? मेरे लिए, मैं आपको बताऊं नतीजे, किसान के लिए बड़ा निराशाजनक बजट है और बड़ी
विडंबना की बात है, किसान को इस बजट में कोई भी चीज नहीं मिली है। बिल्कुल ठीक है, चलिए ये भी परेशानी है और इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी देखिए, किसानों की क्योंकि मांग रहती है और आपने अभी ब्रजेश जी को सुना ही, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कर देने की क्षमता तो बढ़ा दी गई है लेकिन किसानों को डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूरिया प्लांट लगाने की भी बात हुई है, ऐसे में जो यूरिया का संकट रहता है वो दूर होगा। जो विभिन्न चीजें खासतौर से किसानों के लिए ऐलान किया गया है, क्या वो प्रॉफिटेबल नहीं है? समझाइए थोड़ा सा इसको। किसान तो कई तरीके के हैं ना, किसान कपास वाले भी हैं। कपास के लिए सरकार ने काम किया है कि रेसे वाली फसलों को उसके बाद डॉक्टर समीर जी आपके पास भी आ रहे हो। जी 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 बोलिए विजय जी। रेसे वाली फसलों के लिए सरकार ने किया है, मखाना बोर्ड बनाया है, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। अब जो धान गेहूं उगाते हैं उन्हीं को लगता है कि किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि और सब्सिडी वगैरह तो है ही है फर्टिलाइजर वगैरह पे। तो देखिए, ऐसा है कि आय दुगनी तो किसान को खुद करनी पड़ती है। सरकार आके थोड़ी आय दुगनी कर दी, खेती फसल भी उगा दे और उसको बेच भी दे और उसके बाद कहेगी लीजिए भाई आपके अकाउंट में डबल हो गया। लेकिन जहां तक बात है अर्थव्यवस्था की और किसानों की ओवरऑल स्थिति पे, आप अगर एमएसपी वाले आंदोलन को छोड़ दें जो पंजाब से होता है, तो कोई न गन्ने का कोई आंदोलन हुआ, न किसी और दूसरे किसानों ने कोई आंदोलन किया है। एक पॉलिटिकल आंदोलन जनवरी 2022 में कहा था किसान की आय दुगनी चलता है। होगी, आज 25 में बैठे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है पूरे कंट्री की, उसको अगर आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट सरकार ने ठीक रखा है और एक विजनरी बजट है। इस बजट के हिसाब से आप लोगों को सहूलियत भी मिली है, इनकम भी लोगों को बेहतर, जो इनकम टैक्स में छूट मिल गई जिसकी डिमांड भी काफी दिन से हो रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए किसान को खुद आगे आना पड़ेगा, सिर्फ सरकार के करने से, क्योंकि सरकार की नीतियों को तो किसान मानते नहीं। उन्होंने नीतियों को वापस करने के लिए बड़ा लंबा आंदोलन भी कर दिया था। तो जो सुधारवादी नीतियां हैं वो किसान एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको तो पैसे चाहिए। तो बड़े किसान नेता तो एक तरीके से वो सारी चीजें सुविधाएं अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आऊंगी आपके पास ब्रजेश जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों को खुद भी कुछ सुधार करना पड़ेगा कि वो जो फसलें उगाते हैं उनकी बाजार में डिमांड कितनी है। और अगर सिर्फ धान और गेहूं पे ही डिपेंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे किसानों का कोई बहुत ज्यादा भला होने वाला है। नंबर एक बात। नंबर दो, फर्टिलाइजर को लेके सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। चाहे डीएपी की बात थी, चूंकि एक जियोपॉलिटिक्स में प्रॉब्लम थी तो इंपोर्ट के रेट उसके बढ़े थे, फिर भी सब्सिडी बढ़ाई है। लेकिन अगर आप देखें कि अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का उन्होंने कर में छूट दे दी मिडिल क्लास को, जिससे सरकार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कैपेक्स जो है लगभग 10 लाख करोड़ का रखा है। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, गति आएगी अर्थव्यवस्था में और उसका लाभ सबको होगा। किसी एक वर्ग की बात नहीं है कि खाली मध्यम वर्ग को ही फायदा हो, बड़े लोगों को फायदा हो या सिर्फ किसानों को फायदा हो। ये सभी के लिए एक अच्छा बजट है। बिल्कुल। और देखिए, इसी की संभावनाओं को और जो अवसर छुपे हुए हैं इसमें, इसको भी तलाशने की जरूरत समझी जा सकती है। डॉक्टर समीर जी, अब आपके पास आ रही हूं क्योंकि हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको क्या लगता है, हेल्थ सेक्टर में कितना फोकस इस बजट में देखने को मिला है? बजट में हम देख रहे हैं हेल्थ में लेकर, एजुकेशन को लेकर एक्सपेंशन की बात कही गई है और इस बार भी उसको और आगे एक्सपेंड किया गया है। इसका इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं आएगा, पर आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमें, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी पेशेंट वर्सेस डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है, अगले कुछ सालों तक वो निश्चित तौर पे कम होगी। इसके अलावा जो एक हाईलाइट रहा है वो रहा है कि 200 के करीब हमारे जो कैंसर केयर सेंटर्स का, खासतौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो एक नई चीज है इसके अंदर, क्योंकि ज्यादातर हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें किसी भी तरह के कैंसर स्क्रीनिंग या कैंसर टेस्टिंग या कैंसर केयर की कोई भी सुविधा नहीं है। तो वो एक डे केयर की सुविधा रहेगी निश्चित तौर पे। जैसा हम देख रहे हैं कि कैंसर भी आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और खासतौर पे हमारे जो ग्रामीण है और छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये अभी अनाउंस हुआ है कि अगले 1 साल के अंदर तक इस तरह के डे केयर सेंटर इनिशिएट हो जाएंगे। इसके अलावा एक जो नई बात रही है, जिसका पहले भी मतलब अनाउंसमेंट हुआ था, हील इन इंडिया, जिसके ऊपर अभी कुछ और स्पीड अप लेवल पर काम होने की जरूरत थी। जैसा कि भारत में
50 से ज्यादा के करीब हमारे इस तरह के ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं। जैसा हम देख रहे हैं भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म भी, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो बढ़ेगा। और हमारी जो भारत की खासियत है, जैसा हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की पैथीज हैं, आयुर्वेद की बात करें, हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, योगा की बात करें, होम्योपैथी वगैरह सभी, तो वो एक जो हम बात करें होलिस्टिक ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ पर ट्रैवल करने भी आ रहे हो और साथ के साथ इस तरह का आप अपना ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर है। और कुछ मेडिसिन में, जैसे लास्ट टाइम 3 कैंसर की दवाओं के अंदर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन मिला था, पर इस बार 36 के करीब जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनके अंदर आपको कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन मिला। और साथ के साथ जो और भी दूसरी योजनाएं, जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, तो जिसमें न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम, अपने बच्चों की और महिलाओं के जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वो भी इसमें अनाउंसमेंट हुआ। और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कुछ PLI स्कीम भी लॉन्च हुई है, जिसके अंदर कि हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करने के लिए, मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये सब कुछ हेल्थ में आज हाइलाइट्स रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर पिछले बार के बजट की तुलना में इस बार कंपैरिजन करें, तो इस बार काफी चीजें हेल्थ के अंदर अनाउंस हुई हैं। बिल्कुल, देखिए हर सेक्टर पर कहीं ना कहीं ये समन्वय बनाने की कोशिश की गई है और संतुलित इसीलिए इस बजट को कहा भी जा रहा है। आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, थोड़ा सा इस और भी ध्यान दीजिए और समझाइए कि आखिर बजट में जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स पर तो फोकस किया ही गया है, लेकिन जो सर्वे सामने आया था वो ये कह रहा था कि 6.3% से लेकर 6.8% तक GDP का अनुमान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट हम लोग विकसित भारत के लिए 2047 तक सोच रहे हैं, क्या इससे एक नया रोड मैप तैयार हो रहा है इस बजट के बाद से? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया है। देखिए, जहां पर ये कहा गया था कि जो हमारा ग्रोथ अनुमान है वो 6.3 से लेके 6.8 के बीच में रहेगा, उसी में आगे की लाइन ये भी थी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है वो 31% से बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट रेट को 35% पर ले जाना है, और ग्रोथ रेट को 8% अगर हम रखेंगे तो अगले 10 सालों तक तो जाकर के हम इस ग्रोथ रेट को अचीव कर पाएंगे, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। दूसरी चीज उसमें यह कहा गया था कि अगली लाइन उसी की थी कि नॉन फार्म सेक्टर में कम से कम 75 लाख रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब होता है कि कृषि का जो योगदान है, आज भी ऑलमोस्ट 16% कृषि जो है कंट्रीब्यूशन टोटल GDP में करता है इस मॉडर्न युग में भी, तो जो कृषि पर निर्भरता है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कोविड काल में भी कृषि ने ही कंट्रीब्यूशन दिया था इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर अभी भी हमें थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो निर्भरता है 47% डिपेंडेंसी आज भी मोर देन मतलब आधे, ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हैं कि आज भी पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एज ए ग्रोथ ऑफ इंजन कृषि को पहली प्राथमिकता दी है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जिस समय कृषि में आय बढ़ती है तो उसका प्रभाव सीधे पहले कंजम्पशन सेक्टर पे पड़ता है, यानी जो उद्योग धंधे हैं, जहां पर बिस्किट है, ट्रांसपोर्टेशन है, होटल है, बाहर लोग खाना खाने जाते हैं, लोग शादी ब्याह में ज्यादा खर्च करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब सरप्लस जनरेट होता है, इनकम बढ़ती है, तो उसका डिमांड सीधे सीधे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और FMCG सेक्टर पर पड़ता है, और इन दोनों का असर ये होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस बढ़ाया था। अब दूसरी बात अगर हम बात कर लें कि अगर ये कहा जा रहा है तो कृषि में दलहन को ध्यान में रखा गया है, सब्जियों को ध्यान में रखा गया है, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। और देखिए यही चर्चा हम लोग ब्रजेश जी से कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेता है वो। ब्रजेश जी, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ऐलान तो बहुत हुआ है, लेकिन नहीं लगता है कि किसानों को भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ताकि वो इसमें छिपे अवसरों को तलाश पाए? उन्नति जी, हम तो इस बात को पहले से कह रहे हैं कि भाई सरकार ऐसी योजनाएं किसानों के लिए लाए। भाई ये जैसे अभी हमारे
पत्रकार हैं भाई, ये बता रहे थे कि भाई जो है गन्ना और गेहूं का किसान नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने एमएसपी जितनी भी फसलें हैं सब पे मांगी है। मैंने कोई ये नहीं कहा कि आप गेहूं और गन्ना पे या फिर कपास पे या हम इस बात पे सिमट के रह जाएं। हमारा मानना यह है कि सरकार जिस तरह और चीजों में बजट दे रही है, ऐसे कृषि पर भी दे, कृषि को समृद्ध करने के लिए दे, कृषि को नए नए ढंग से। अगर जो हमारे किसान, आप बता रहे थे हमारे अर्थशास्त्री जी, कि जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उस समय कृषि ने ही देश को संभाला। तो क्या कृषि एक अभिनंग नहीं है देश का कि इसमें भी सरकार इस तरह की घोषणाएं करें? हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं भाटी जी कि भाई जिस तरह हेल्थ में भी आपने बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं, तो सरकार को इसमें भी देनी चाहिए। खाली कपास पे और इन चीजों पे आप देखे इसको नहीं डिनाई कर सकते। आपको इसमें और आगे चीजें लेनी पड़ेंगी। आपको जो है सरकार से हमारी एमएसपी की मांग है वो भी आपको लागू करनी पड़ेगी। आप किसान सम्मान निधि है, आप देश में कितने सारे लोग हैं जिनको सम्मान निधि नहीं मिलती। आप वो बेचारे खड़े रहते हैं जो है कंप्यूटर वालों के पास कि मेरी सम्मान निधि निकल जाए, ऐसे 50 से 55% लोग हैं। तो आपको चीजें संभालनी पड़ेंगी, लेकिन इस तरह से बजट में किसान को अनदेखा करना ये गलत है। एक या दो चीजों से किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान की हर फसल पे आपको जो है सब्सिडी देनी होगी, आपको जो इनके उपकरणों पे सब्सिडी देनी हर होगी। फसल पर किसान की सब्सिडी, हर फसल पर सब्सिडी की मांग कितनी जायज लगती है विजय जी आपको? नहीं, मेरा उन्नति जी ये कहना है, एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है, अगर एमएसपी लागू कर देते हैं तो किसान को ज्यादा किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं, आप जो हमारी मार्जिनल जिसकी आप फार्मर है 15% बड़े किसान लूटते रहते हैं कि भाई ठीक है विजय जी, अब आपके सवाल में नहीं सम्मान निधि मत दीजिए, हमारी फसल का दाम दे दीजिए, हम उससे ही संतुष्ट हैं। फार्मर है सम्मान निधि के नाम पर देश में किसान फैलावा बात नहीं करना, करते। एक 6,000 रुपए का जुमला पकड़ा देना, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। इससे आप डबल करें, हमने कह रहे हैं डबल भी कीजिए। आप बहुत सारी चीजें आप एमएसपी लागू कर दीजिए। आप हमारे जो उपकरण मिलते हैं उन पर छूट दे दीजिए। आप नई फसल की उन्नति के लिए जो आपने कृषि भवन खोल रखे हैं जिनमें एक व्यक्ति बैठा नहीं मिलता, सरकार से पैसे लेते हैं, खाते हैं, और किसान का भला नहीं हो रहा, इन चीजों पर आप काम कीजिए। आ रही हूँ जी विजय जी। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें सुधरेंगी नहीं। आप अगर सिर्फ धान और गेहूं पे ही डिपेंड करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें ठीक होंगी। डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर को करना पड़ेगा और सुविधाएं देने से, लगातार सुविधाएं ही दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। आजादी के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया 67 में, हालांकि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हाई यील्ड वेराइटीज नहीं थी, बहुत सी दिक्कतें थी और आबादी बढ़ रही थी, तो उस समय तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन जब उसके बाद से तो सरकार हमेशा किसानों के लिए ही करती रही और ये देश किसानों के बगैर तो कोई कंट्री हो ही नहीं सकती। अगर आप अन्न नहीं उगाएंगे तो फिर लोग खाएंगे क्या, ये बात है। लेकिन सिर्फ एमएसपी की रट लगा लेने से और दुगनी कर देने से, मैं ऐसे किसानों को जानता हूं, नए लड़के हैं जो तुलसी की खेती कर रहे हैं, हर साल 12 से 18 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई और दूसरी फसल उगा रहा है नई तरीके की, तो लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि सरकारी उनकी आय दुगनी कर दे और वो खाली पॉलिटिक्स करते रहे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अवसर हैं, लेकिन उन अवसरों को तलाशने की भी जरूरत है किसानों को। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी इसी तरीके से चर्चा करेंगे, दर्शकों तक और जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अनुक्रिय छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। लगातार चर्चा हो रही है बजट 2025-26 के बारे में। खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा दूं। विनीत राठी सीए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुरुआत विनीत जी आप ही के साथ, क्योंकि देखिए 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसी के साथ जो न्यू टैक्स स्लैब सामने आया है उसके हिसाब से बचत पर इसका क्या प्रभाव? बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये मुझे लगता है यूनियन बजट के इतिहास का मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट किया हुआ बजट है। एक्सपेक्टेशन थी इंक्रीज करने की, लेकिन इतना इंक्रीज होगा ये नहीं पता था। ये तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने बदलाव किया है। डिमांड थी काफी टाइम से कि भाई 12,75,000 रुपए तक अगर सैलरीड क्लास को टैक्स नहीं देना, मीनिंग देयर बाय 1 लाख रुपए की तक की सैलरी अगर आपकी है और थोड़ा बहुत अगर आपको ब्याज भी मिल रहा है आपकी सेविंग या एफडी से, तो 12,75,000 होता है और कोई टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब सीधा है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा टैक्स
जब टैक्स का पैसा जब बचेगा तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन से ही वो जो गवर्नमेंट का प्रयास है कि अपनी भारत की इकोनॉमी को 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी 3rd बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने का, जी तो जी ये उस पे इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से डालेगा, क्योंकि जब खर्चा होगा तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। आप अगर देखें इनडायरेक्टली, तो काफी महत्वपूर्ण, काफी अच्छा मिडिल क्लास के लिए बजट है ये। और इसके अलावा ना सिर्फ 1275 की लिमिट को करा गया है, बल्कि इसके साथ साथ ना आप देखेंगे तो स्लैब में भी चेंजेस किया है। अभी आप देखें 15 लाख रुपए के ऊपर तुरंत 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अब ये जो टैक्स का स्लैब रेट है ये 24 लाख के बाद में 30% पकड़ता है। तो 4 लाख तक 0, 4 से 8 के बीच में 5 है, इसी तरह से 4-4 लाख के बीच में स्लैब बढ़ा है। पहले अभी प्रेजेंट में 25% का स्लैब नहीं था टैक्स स्लैब, तो इस स्लैब के अंदर इस बार इन्होंने 25% को भी जोड़ा है, 20 से 24 लाख तक 25% किया है। तो 24 लाख से ऊपर भी जिनकी इनकम है उनको भी लगभग 1,10,000 रुपए का फायदा होगा इससे, बजट से। बिल्कुल, और इसीलिए इसे मध्यम वर्गीय बजट सराहा जा रहा है, मध्यम वर्ग इसे सराह रहा है। ठीक है, आपके पास आती हूँ, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं समीर जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ऐसी हैं जिन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इस पॉइंट को आप कैसे कंसिडर कर रहे हैं? और साथ ही साथ और भी कई एक्सपेक्टेशन हेल्थ सेक्टर में देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखा जाए, जिस तरीके से अदर कंट्रीज इन्वेस्ट करती है हेल्थ सेक्टर पर, क्या एक्सपेक्टेशन थी हेल्थ सेक्टर की? थोड़ा सा देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन मेडिकल इक्विपमेंट की भी बात करें, या कई हमारी इस तरह की रीएजेंट्स और कई ऐसी दवाइयां होती है जिनको अभी भी हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो यहाँ पर हम रिसर्च को लेकर, रिसर्च में हालांकि बात की गई है एजुकेशन को, आईआईटीज को, बट खास तौर पे हेल्थ में अभी भी मैं बात करूं तो थोड़ा सा रिसर्च पे, उस पे और ज्यादा स्पेशल बजट एलोकेट होने के बाद, और मैन्युफैक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे कई इस तरह के इक्विपमेंट है जो अभी भी हम बाहर से हमारे पास आते हैं। तो एक तो वो वाला इस बजट में खैर ज्यादा मेक इन इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर कोई बात अभी नहीं कही गई है। दूसरा, इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात भी कही गई है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जैसा हम बात कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेडिकल एजुकेशन की अभी जो सीटें हमारी बढ़ाई गई है मेडिकल कॉलेजेस में, उनका असर तो अभी कुछ सालों के बाद हम लोगों को और देखने को मिलेगा। पर जैसे कि एग्रीकल्चर और जो न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव्स है, वो इनडायरेक्टली डेफिनेटली हमारे हेल्थ को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने काफी इस तरह की चीजें बात की गई है जिसमें हमारा पोषण को लेकर और हमारी जो अदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट है उनके बारे में इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है। बट कुछ चीजें जैसे कि इंश्योरेंस को लेकर हमारी उम्मीद थी, जो खासतौर पे मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर, कि उसके अंदर भी अगर जीएसटी हटा दी जाए प्रीमियम के ऊपर, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं लैकिंग करता है। पर जैसा कि पिछली बार और इस बार भी बजट में देखा गया था, बजट से पहले भी इनफैक्ट हमने देखा था कि जो हमारा आयुष्मान भारत है उसके अंदर सीनियर सिटीजन को तो इंक्लूड कर दिया था, पर अभी जैसा हम देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत ठीक तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अभी भी काफी सारे हॉस्पिटल है जो आयुष्मान भारत के मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइसिंग है उसके जो रेट्स दिए गए हैं, तो वो रेट्स काफी ज्यादा कम है। तो ये कुछ ऐसे अभी शॉर्टकमिंग्स है जिनके ऊपर जो कई तरह की पॉलिसीज हैं जो बनाई गई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। बिल्कुल, और इस पर भी देखिए आगे क्या ध्यान दिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। भूपेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उससे सेम रखा गया है। इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? इस पे जरा सा प्रश्न फिर से दोहराएंगे क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। अब टैक्स स्लैब में तो 12 लाख तक फ्री किया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको सेम रखा गया, उसका तो कोई प्रभाव नहीं? नहीं, देखिए, सरकार का एक उद्देश्य यहाँ पर यह है कि पुरानी टैक्स रिजीम से नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना। पुराने टैक्स रिजीम में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एटीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट होता था वो लोगों का ध्यान ये रहता था कि हमें इसमें टैक्स छूट कैसे मिले और हम ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन सरकार का मोटिव यहाँ पर है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसी जगह पर करें जहां आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, ऐसी जगहों पर ना करें कि जहां पर आपको बेनिफिट कम हो और केवल टैक्स छूट मिल रहा हो। तो इसी को ध्यान में ला करके पिछली बार जो नए टैक्स रिजीम को लाया गया था वो था पर्पस।
तो अगर आप ध्यान दीजिए तो नए टैक्स रिजीम में लोग बहुत कम जा रहे थे, और अभी मैं आपको बता दूं कि जो टोटल टैक्स फाइलिंग होती है उसमें 70%, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 70% ऐसे लोग होते हैं जो जीरो टैक्स फाइलिंग करते हैं। केवल 30% ऐसे होते हैं जो टैक्स देते हैं। तो उस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए अभी सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को लागू किया है। तो अगर 12 लाख तक की लिमिट लागू हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 है वो ऑलरेडी अपने आप में पर्याप्त है। हाँ, उम्मीद किया जा रहा था कि 1 लाख थोड़ा हो जाता तो लोगों को थोड़ी और राहत मिल जाती, लेकिन क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर तो टैक्स की लिमिट ही बढ़ा दी गई है 12 लाख तक। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लाख तक का, तो इसका मतलब है कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज्ड है और इसका वास्तव में अच्छा असर पड़ेगा और लोग नए टैक्स सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। और खास करके अगर आप ध्यान दीजिए 15 से 20 लाख तक का जो टैक्स स्लैब था उस पर भी सरकार ने 30% के टैक्स स्लैब को घटा करके 25 कर दिया है। तो वहां भी, और जो 12 से 15 लाख तक का टैक्स स्लैब था वहां भी 5% का छूट मिल रहा है। तो ऑलरेडी सरकार ने इतना दे दिया है कि अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन पे सरकार ने कुछ नहीं दिया है तो उसका बहुत ज्यादा कोई हमारे ख्याल से निगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट की ही फिलहाल अभी तक उम्मीद की जा रही है, आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है ये देखना होगा। विजय जी, आपके पास आ रही हूँ। एक राजनीतिक प्रतिक्रिया इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब बजट आया उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई संकेत दिए थे, लक्ष्मी को लेकर, मध्यम वर्गीय को लेकर, उन सबको जोड़ते हुए तो ये बजट सामने आया ही है। लेकिन साथ के साथ पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विदेशों से रिपोर्ट नहीं आई है, यानी दुष्प्रचार नहीं हुआ है भारत के खिलाफ। उसका एक ही असर ये भी माना जा रहा था कि अमेरिका में सत्ता बदली है, इसलिए भी। तो ऐसे में फिलहाल विपक्ष के हाथ अब क्या रह गया है इस बजट पर? विपक्ष यही बताएगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और वो ये नहीं बताएगा कि मनमोहन सरकार में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था और 8.5% तो एवरेज उनका आया था। वो यही कहेगा कि ये जो छूट वगैरह है ये इन्फ्लेशन के हिसाब से कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग अभी भी परेशान है। इस तरह की बातें विपक्ष करेगा, करना भी चाहिए। देखिए, अपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो इंडिकेट करते रहते हैं और प्रेशर बनाए रहते हैं सरकार पर, तो वो बोलेंगे ही। आज शेयर मार्केट ने बजट का उस तरीके से स्वागत नहीं किया, ये भी विपक्ष के लिए काफी उत्साहजनक स्थिति हो सकती है। हालांकि पिछली बार से थोड़ा कम रखा इन्होंने कैपेक्स जो है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कुछ न कुछ इस तरह की चीजें ढूंढ लेंगे। और एमएसपी का मुद्दा अभी उठा ही रहे थे भाटी साहब, सारी फसलों पे एमएसपी चाहिए, फिर आप इन्फ्लेशन को कैसे रोकेंगे अगर हर फसल का एमएसपी दे देंगे और सरकार खरीदेगी ही, इतना पैसा कहाँ से लाएगी। फिर गरीब है 85% जो सीमांत कृषक हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में 30-40% एग्रीकल्चर लेबर है, वो उनको कहां से सरकार मुहैया कराएगी। तो ये बातें हैं बहुत सी जो विपक्ष अभी उठाएगा और करता रहेगा। बिल्कुल, और फिलहाल अब इसको लेकर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विनीत जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो टैक्स फाइलिंग है उसे 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इसका क्या फायदा होगा, किस तरीके से टैक्स पेयर्स जो है इससे राहत पा पाएंगे? थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, टैक्स का भी जो नॉर्मल जो टैक्स पीरियड रहता है वो 31 जुलाई रहता है नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। कई लोग क्या होता है कि रिटर्न्स किसी कारण से फाइल नहीं कर पा, फॉर एग्जांपल टैक्स नहीं है उनके पास, कई क्लाइंट के पास टैक्स का क्रंच है, पैसे का इकोनॉमिक क्रंच है जमा कराने के लिए, तो अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न वो नहीं जमा करा पाए तो उनके लिए प्रॉब्लम है जी। ये ITR-U नाम की एक रिटर्न है जिसको कहते हैं अपडेटेड रिटर्न। सपोज मेरी कोई इनकम थी जो बाई चांस एस्केप हो गई मेरी रिटर्न के अंदर जाने से, मैंने उसके ऊपर टैक्स भी नहीं दिया। अब जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करने के लिए आता था तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे टैक्स तो लगाता ही था, लेकिन साथ साथ में भाई 3-4 साल बाद केस जब खुलेगा तो 3-4 साल का इंटरेस्ट भी लगता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगता है। तो जैसा सरकार ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी इस बार ऐड किया उन्होंने, तो ये इन्होंने टैक्स पे ट्रस्ट जताया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई गलती ऐसा नहीं है कि आपने इंटेंशनली किया हो, गलती जानबूझ के नहीं होती, हर बार मिस्टेक भी कई बार हो जाती है, कोई चीज स्किप हो गई
छोटे से कोई एफडी का ब्याज रह गया, आपके 4 अकाउंट थे, आपने 2 का ही ब्याज दिखाया, कोई डिविडेंड आपकी इनकम में छूटने से रह गया, तो अब सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इस जो भी इनकम एस्केप हुई है आप अपनी रिटर्न के अंदर इसको डालिए, उस पर टैक्स जमा कीजिए, 25 या 50% का भी पेनल्टी आप कह सकते हो। जो टैक्स था उसका 25%, अगर पहले साल में ही कर देते हो, दूसरे साल में करते हो तो 50% आप टैक्स दो, दैट्स इट। कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लग सकती। अभी ये जो बेनिफिट था सिर्फ 2 साल के लिए दिया जा रहा था। अब आदमी क्या, कई बार 2 साल के बाद ही मेरे को पता चल रहा है कि भाई मेरी कोई इनकम एस्केप हो गई, तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको ठीक करने का। फिर होता क्या, असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट के टाइम पे पकड़ता, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाता। तब ये 2 से 4 साल किया है, उसका बेनिफिट टैक्स पेयर्स को ये होगा कि अगर 3 साल बाद 4 साल बाद भी कोई चीज ऐसी है जो मेरे नोटिस में आ गई कि नहीं यार मेरी तो फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन इनकम थी, कोई रेंटल था, कोई आरडी होती, आरडी पे ब्याज आता है, लोग नहीं दिखाते हैं, तो 2-3 साल बाद जब मेरी नोटिस में आया तो मैंने इमीडिएटली अपने आप से सेल्फ असेस करके ही उसको खुद से अपने आईटीआर रिटर्न को अपना मैंने रिवाइज कर दिया, 25% 50% जो जाता है वो पे कर दिया, नाउ आई एम रिलैक्स, मेरे पास अब किसी तरह की कोई भी पेनल्टी नहीं लग सकती। तो 2 से 4 साल करने से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा जिनके पास टैक्स जमा कराने का पैसा नहीं है, कोई इनकम छूट गई, कोई चीज ऐसी है जो सपोज मेरा आपके साथ डिस्कशन हो रहा है, आपके साथ डिस्कशन के टाइम पे पता चला कि कोई चीज ऐसी है यार, अच्छा मैंने तो इस पे टैक्स नहीं दिया जबकि आप टैक्स दे रहे हो, तो मेरे पास अब एक ऑप्शन है, एक हथियार है जिसके थ्रू मैं अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, और सरकार की जो पेनल्टीज है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनसे मैं बच सकता हूँ। बिल्कुल, और इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो टैक्स पेयर्स के लिए राहत की ही बात है। भूपेंद्र जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं आने वाले संभावनाओं को लेकर। ऐसे में युवा रोजगार तो ढूंढ ही रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टार्टअप्स को लेकर क्योंकि प्रमोट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी मंचों से बोलते रहे हैं स्टार्टअप की ओर आप लोग ध्यान बढ़ाइए। ऐसे में इस बजट में जो स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्या उससे युवा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मैं थोड़ा सा एक राठी साहब की बात को कर दूं, उसका नाम दिया था, सरकार ने दिया है विवाद से विश्वास। आई थिंक यही शब्द यूज किया था वित्त मंत्री ने कि जो 4 साल का जब लिमिट उन्होंने बढ़ाया है। दूसरी चीज देखिए जो आपने अभी प्रश्न किया वो है हमारा एमएसएमई सेक्टर, जिसको सरकार ने अभी कहा है कि ग्रोथ इंजन, सेकेंड ग्रोथ इंजन, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने इसको अभी सेकेंड ग्रोथ इंजन कहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि एमएसएमई सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो करीब 36% का योगदान देता है और 7.5 करोड़ रोजगार केवल अकेले एमएसएमई सेक्टर देता है। तो एमएसएमई सेक्टर को सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है और एमएसएमई सेक्टर को लेकर के हमेशा डिमांड भी उठी है और ग्रोथ वास्तव में जो बेसिक ग्रोथ होती है वो एमएसएमई सेक्टर से ही आती है। तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए ऋण की सीमा को 5 से बढ़ा करके 10 करोड़ किया गया है और स्टार्टअप के लिए स्पेशली मैं आपको बताऊं कि 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ किया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उद्योग जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर का योगदान 45% है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन एक पॉइंट हो गया, एक्सपोर्ट दूसरा पॉइंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तीसरा पॉइंट हो गया। इन 3 सेक्टर्स में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है आप इससे ये समझ सकते हैं कि अकेले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने 27 सेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां पर जो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत ऐसे हैं जो ज्यादा रोजगार सृजन करते हैं, तो उनमें ऋण गारंटी शुल्क को घटा करके सरकार ने 1% कर दिया है। प्रोसेसिंग चार्जेस को आप एक तरह से कह लीजिए, तो वहां पर गारंटी शुल्क लगता था वो 1% सरकार ने घटा दिया है। और जो एमएसएमई के एक्सपोर्टर हैं उनको जो सावध ऋण कहते हैं, उसको टाइम फ्रेम डेप्ट कहते हैं, उसको बढ़ा करके 20 करोड़ तक की लिमिट को बढ़ा दिया है। तो और दूसरी चीज ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख थी, उसको बढ़ा करके अब करीब 10 लाख कार्ड की लिमिट कर दी है। तो इससे ये है कि इससे ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट करने जा रहा है। और जैसे अब
5 वर्षों के लिए 2 करोड़ की सावधि ऋण उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको स्टैंड अप इंडिया नाम दिया है सरकार ने। तो ये एक अच्छा हमारे ख्याल से कदम है ग्रोथ के सेक्टर में, एमएसएमई को लेकर के। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, आने वाले समय में इसकी स्थिति भी बदलते हुए नजर आने वाली है। ठीक है विजय जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि चर्चाएं ये भी हैं कि हम लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं। इस बजट को कहा गया ज्ञान, यानी कि गरीबों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, अन्नदाता के लिए भी, नारी के लिए भी। ऐसे में किस तरीके से कुल मिलाकर समाहित ये बजट आपको नजर आ रहा है, और खासतौर से महिलाओं का अगर जिक्र करें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं अलग अलग राज्यों के भी हों तो महिलाओं पर कार्ड ज्यादा खेला जाता है। दिल्ली का भी अगर जिक्र करें तो महिलाओं पर दांव चला गया। ऐसे में इस बजट में महिलाओं के लिए आपको क्या खास लग रहा है? देखिए, फायदा तो जो मिल रहा है वो महिलाओं को भी मिलेगा, और महिला वित्त मंत्री हैं तो जाहिर है वो महिलाओं पे उनकी निगाह होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे तो बजट में कोई ऐसी बहुत अलग सी कोई चीज नहीं दिखाई दी। शायद तिवारी जी ने देखा हो तो वो बता सकते हैं कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कोई बड़ी घोषणा की हो। लेकिन ओवरऑल बजट का मतलब सीधा ये फोकस है कि आर्थिक विकास में गति आए, सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो उनके टारगेट के नीचे आए, जो कम हो, तो उससे अर्थव्यवस्था ताकतवर रहेगी। और जो हमारी जीडीपी है, जितनी रिक्वायर्ड रेट है 6% से 8% के बीच में कम से कम होनी चाहिए, वो करने की सरकार ने कोशिश की है। बावजूद इसके कि 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने टैक्सेस से उनको मिलने थे, उन्होंने उसे पब्लिक के बीच में छोड़ दिया। बिल्कुल। और क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है तिवारी जी का, तो डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या आपने नोटिस किया महिलाओं का अगर जिक्र हुआ हो खास तौर से किसी पॉइंट को लेकर? फिर आगे बढ़ते हैं। वही मैं बोलने जा रहा था। 5 लाख महिला अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, और इसमें 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ का जो सावधि ऋण उपलब्ध होगा। और ये एक तरह से स्टैंड अप इंडिया जो एमएसएमई के लिए शुरू किया गया है उसी का एक पार्ट है। तो जनरली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एससी एसटी महिलाओं के लिए खास करके जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पर फोकस किया गया है और उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के पास लौटूंगी। और चर्चा लगातार आप लोगों ने इतने अच्छे से समझाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।